हेलो स्टूडेंट्स, एन.के. मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 53 के बारे में बात करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत आज हम यहाँ पर कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बात करेंगे। हम आज के लेसन को स्टार्ट करें, आज के सेक्शन को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ जनरल स्पीकिंग हम बात समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि सेक्शन 53 जो है इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। अमेंडमेंट 1929 के तहत इस सेक्शन में अमेंडमेंट किया जा चुका है। जनरल स्पीकिंग तो हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 वह भी ट्रांसफ़र के बारे में ही बताता है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक ऐसा सेक्शन भी है जो कि फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र के बारे में बताता है, जो कि कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बताता है। आज के लेसन के तहत हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि है बताते हैं कि सेक्शन 53 कौन से ट्रांसफ़र पर अप्लाई होता है। तो चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 53 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बताता है। आज के लेसन में हम सबसे पहले आज के सेक्शन को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। आप समझिए, इसमें दो लोग हैं, ए और बी। यहाँ पर जो ये ए व्यक्ति है इसके पास एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी है याद रखिएगा, इमूवेबल अचल संपत्ति है ए के पास। ए थोड़ा मुश्किल में है, उसको पैसों की ज़रूरत है। ए क्या चाहता है? ए चाहता है मनी, उसको पैसों की ज़रूरत है। वो बी के पास जाकर मनी पैसा उधार मांगता है। बी उससे कहता है कि बी ए को पैसा तभी देगा जब पहले ए एज अ सिक्योरिटी उसके पास में कोई चीज़ रखेगा। अब ए के पास तो प्रॉपर्टी होती है, ए यहाँ पर यह प्रॉपर्टी बी के पास में गिरवी रख देता है। अब इस प्रोसेस में ए की कंडीशन क्या बन गई? आपके सामने है, ए बन गया डेप्टर और बी की पोजीशन क्या बन गई? बी बन गया क्रेडिटर। अब आप आगे बात को समझिए। अब यहाँ पर जब पैसा वापस करने की बारी आई, जब पैसे लिए थे अगर ए ने तो वापस भी करने थे ए को। जब पैसा वापस करने की बारी आई तो इस ए ने इस प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उसने सी को। उसने क्या कर दिया? ए ने इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफ़र कर दिया। सी को ट्रांसफ़र करने का जो पर्पस था यहाँ पर ए का, वो क्या था? ए ने यहाँ पर यह प्रॉपर्टी सी को एक पर्पस से ट्रांसफ़र करी है। क्या पर्पस था? कि जो भाई ये क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, इसका जो इंटरेस्ट है अब क्रेडिटर का, उसको कैसे भी करके डिफीट या डिले कर दिया जाए, इस इंटेंशन से यहाँ पर ए ने उस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया है। अब हम यहाँ पर यह कहेंगे कि अब यह जो ट्रांसफ़र ए ने करा है ना प्रॉपर्टी सी को सेल करने का, इस पर्पस से कि जो क्रेडिटर है, जो बी है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको डिफीट या डिले कर दिया जा सके। तो इस ट्रांसफ़र को ही हम क्या बुलाएंगे? हम इस ट्रांसफ़र को ही कपटपूर्ण अंतरण बुलाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आप बेयर एक्ट को रीड करिए। सेक्शन 53 एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप बेयर एक्ट को रीड कर रहे हैं, हमने जो भी एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल को इसके साथ रिगार्ड करते चलिए। एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसको हो रहा है? सी को। एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड
with intent to defeat or delay the creditors of the transferor। मैंने पहले ही कही थी बी की पोजीशन क्या है, बी क्रेडिटर है। किसका क्रेडिटर है, बी ट्रांसफरर का। ट्रांसफरर कौन है यहाँ पर, ए ट्रांसफर है। बी किसका क्रेडिटर है, ए का, और ए कौन है, ट्रांसफरर है। अगर यहाँ पर इंटेंशन क्या था, उस क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिफीट और डिले करने के इंटेंशन से अगर अचल संपत्ति को ट्रांसफर किया जाता है तब क्या होगा। आपके सामने है एग्जाम्पल, ए ने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी है, सी को। अब अगर यहाँ पर इसका इंटेंशन ऐसा करने का, ए का अगर इंटेंशन बी के राइट को, बी के इंटरेस्ट को डिफीट डिले करने का रहा है तो ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। किसके बिहाफ पर वॉइडेबल माना जाएगा, क्रेडिटर के बिहाफ पर वॉइडेबल माना जाएगा। इसका मतलब कि क्रेडिटर के द्वारा ऐसे ट्रांसफर को कोर्ट में सूट फाइल करके वॉइड करवाया जा सकता है। आई थिंक यहाँ तक का पैरा आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल फिर से, ए था, उसके पास वही प्रॉपर्टी है, हम पहले भी बता चुके हैं। उसने उस प्रॉपर्टी को बी के पास सिक्योरिटी के रूप में रखकर बी से पैसे उधार ले लिए। अब यहाँ पर जो ए थे वो डेप्टर बन गए, बी क्रेडिटर बन गए। लेकिन जब पैसा पे करने की बारी आई तो ए ने यह सोचा कि इस बी के जो राइट्स हैं, जो बी का इंटरेस्ट है, उसको डिफीट और डिले कर दिया जाए। इसलिए ए ने इस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया। जनरली स्पीकिंग हमने यह जान लिया कि ऐसा ट्रांसफ़र कपटपूर्ण अंतरण कहलाएगा। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पर इस सी ने इस ट्रांसफरी के द्वारा अगर इस प्रॉपर्टी को विदाउट नोटिस, ये देखिए यहाँ पर नोट डाउन है, विदाउट नोटिस और विथ कंसीडरेशन खरीदा गया है। अगर यहाँ पर सी जो है ट्रांसफरी है, अगर ट्रांसफरी यहाँ पर यह कह देता है, यह साबित कर देता है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय उसको कोई जानकारी नहीं थी इस प्रकार की कि यह प्रॉपर्टी बी के पास गिरवी रखी हुई है, या फिर ए का इंटेंशन ऐसा था कि वह क्रेडिटर जो है उसका, उसके राइट्स को, उसके इंटरेस्ट को डिफीट डिले करना चाहता था। सी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। विदाउट नोटिस एंड विथ कंसीडरेशन सी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तब क्या होगा, तब यहाँ पर इसके जो राइट्स हैं ना सी के, वो कम नहीं किए जाएंगे। अब आप इसके लिए एक बार बेयर एक्ट को रीड करिए। बेयर एक्ट में इसी बात को दे रखा गया है। आप बेयर एक्ट में देखिए, नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल इम्पेयर द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। गुड फेथ, उसने अपनी तरफ से सावधानी बरती, उसने जितना पता करना चाहिए था उतना उसने पता कर लिया। और विथ कंसिडरेशन, अगर ये साबित हो गया कि ट्रांसफरी ने गुड फेथ में और कंसिडरेशन के आधार पर वह प्रॉपर्टी खरीदी है, तब यहाँ पर उसके राइट्स को, ट्रांसफरी के राइट्स को कम नहीं किया जाएगा। चलिए अब आप इसके साथ में और बातें भी नोट डाउन करते चलिए। अब आप इसमें यह नोट डाउन करिए कि जो सेक्शन 53 है, सेक्शन 53 कपटपूर्ण अंतरण, यह इंसॉल्वेंट पर लागू नहीं होगी, दिवालिया पर लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर दिया गया है, उसके अधिकार और उसके कर्तव्य, उसके राइट एंड ड्यूटीज़ उसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 53। अब हम यहाँ पर कपटपूर्ण अंतरण के एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे पहला एसेंशियल सेक्शन 53 कहाँ लागू होगी? तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्रेडिटर का होना ही ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिटर भी होना चाहिए और डेब्टर भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है? यहाँ पर क्रेडिटर का होना ज़रूरी है, ऋणदाता का होना ज़रूरी है इस सेक्शन के लिए। अब आप इसमें केस लॉ के माध्यम से इस पॉइंट को समझिए।
यहाँ पर एक केस है, अब्दुल शकूर साहब का केस है। आप उस केस को नोट डाउन करिए। इस केस में डिसाइड किया गया कि क्रेडिटर कौन होता है। क्रेडिटर ऋणदाता वह व्यक्ति होता है जिसके लिए डेब्ट ड्यू होता है, और यह भी निर्णित हुआ कि क्रेडिटर में केवल उनको ही शामिल नहीं करते जिनको डिक्री प्राप्त हो गई है, बल्कि जिनके दावे अभी कोर्ट में पेंडिंग हैं उनको भी क्रेडिटर कहा जाता है। एक और केस आप इसी के रिगार्डिंग देखिए, मोहनलाल का केस है। इस केस में कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि न्यायालय कोर्ट को यह देखना आवश्यक हो जाता है कि डेब्टर के द्वारा जो ट्रांसफ़र किया गया है वह क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिफीट और डिले करने के लिए था भी या नहीं था। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस बात को साबित करना ज़रूरी है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। डेब्टर के ट्रांसफ़र करने के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि डेब्टर का उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का असलियत में इंटरेस्ट क्या था। अगर ये साबित हो गया कि इस डेब्टर के द्वारा उस प्रॉपर्टी को इसलिए ट्रांसफ़र किया गया था सी को, सी कौन था केस में, एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए बिल्कुल, सी कौन था, ट्रांसफरी था। उस ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी यहाँ पर उस ट्रांसफरर के द्वारा, डेब्टर के द्वारा इस पर्पस से ट्रांसफ़र की गई थी ताकि क्रेडिटर के राइट्स को, क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिफीट और डिले किया जा सके। तभी हम यहाँ पर इस ट्रांसफ़र को कपटपूर्ण अंतरण कहेंगे। एक और इसमें आप एसेंशियल समझिए, ट्रांसफ़र। देखिए, केवल कहने से ट्रांसफ़र नहीं है, बल्कि रियलिटी में, एक्चुअली वास्तविकता में भी ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग भी आप एक केस देखिए, साधु राम का केस है। इस केस में डिसाइड किया गया कि यदि कोई ट्रांसफ़र शुरू से वॉइड है, मतलब वॉइड एब इनिशियो है अगर कोई ट्रांसफ़र, तो ऐसे ट्रांसफ़र से किसी कीमत पर भी फिर क्रेडिटर का इंटरेस्ट कहीं से भी डिफीट और डिले तो हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रांसफ़र तो अपने आप में ही वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही वॉइड है। तब यहाँ पर इसे कपटपूर्ण ट्रांसफ़र नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रांसफ़र से तो इस प्रकार का कोई प्रश्न एराइज ही नहीं हो रहा है। एक और आप केस समझिए, इसी में रामराज का केस है। इस केस में डिसाइड हुआ कि सेक्शन 53 के तहत बताए गए ट्रांसफ़र के तहत हर प्रकार का ट्रांसफ़र आता है, चाहे वो ट्रांसफ़र विदाउट कंसीडरेशन हो या विद कंसीडरेशन हो। इसके रिगार्डिंग एक और एसेंशियल समझिए, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर अचल संपत्ति से माना जाएगा। याद रखिएगा, सेक्शन 53 के रिगार्डिंग कहीं पर भी चल संपत्ति इंक्लूड नहीं होगी। अब एक और एसेंशियल, इंटेंशन होना चाहिए डिफीट या डिले करने का, इसको समझ लीजिए। सेक्शन 53 तभी अप्लाई होगा जब वहाँ पर ट्रांसफरर, डेब्टर का इंटेंशन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का यह हो कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिले या डिफीट कर दिया जाएगा। मतलब यह बार बार मैं इस पॉइंट को आपके सामने इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये सेक्शन 53 का मेन एसेंशियल है कि सेक्शन 53 वहाँ पर ही लागू होगा, स्पेशली जहाँ पर अगर ऐसा ट्रांसफ़र क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिले या डिफीट करने के पर्पस से किया गया होगा। अब एक क्वेश्चन इसी में अराइज हो गया, यह पता कैसे चलेगा कि उस ट्रांसफरर, उस डेब्टर का इंटरेस्ट क्रेडिटर के, ऋणदाता के इंटरेस्ट को डिफीट डिले करने का कैसे पता चलेगा? तो यह हर केस के परिस्थितियों और उनके एविडेंस पर निर्भर रखता है। एक केस है इसी के तहत, इसमें मुसाहूर साहू बनाम हकीम लाल का केस है। इस केस में डिसाइड किया गया कि यदि डेब्टर ने, समझ लो, यदि डेब्टर ने कई लोगों से ऋण ले रखा था, एक से नहीं लिया था, कई लोगों से ऋण ले रखा था डेब्टर ने, और करता क्या है, वो केवल एक ही क्रेडिटर को होल प्रॉपर्टी डेब्ट पे करने के लिए ट्रांसफ़र कर दे। समझना, अगर यहाँ पर जो डेब्टर है वो डेब्टर है ए, उसने जो ऋण ले रखा था वो उसने बी सी डी
3 और लोगों से ले रखा था, अकेला बी क्रेडिटर नहीं है, बाकी 2 और भी क्रेडिटर थे। अब यहाँ पर जो डेप्टर है वो प्रॉपर्टी को केवल एक ही क्रेडिटर को, होल प्रॉपर्टी केवल एक ही क्रेडिटर को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, उसका ही पूरा डेप्ट पे करने के लिए ट्रांसफर कर दे और बाकी क्रेडिटर के लिए कुछ नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा ट्रांसफर सेक्शन 53 के तहत आएगा। यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर को कपटपूर्ण अंतरण नहीं कहा जा सकता है। एक और पॉइंट है कि इस प्रकार के ट्रांसफर का क्या इफेक्ट होता है, समझ लो, बार बार रिपीट हो चुका है इसमें पहले भी। ट्रांसफरर जिसका इंटेंशन क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिले और डिफीट करने का हो, तो ऐसा जो ट्रांसफर है वो क्रेडिटर के बिहाफ पर, क्रेडिटर के ऑप्शन पर वॉइडेबल माना जाता है। इसी में केस समझ लो। अब आप सच्चिदानंद तिवारी का केस था। इस केस में डिसाइड हुआ यदि क्रेडिटर ने इस प्रकार के ट्रांसफर को एक बार भी यदि सही मान लिया है, तब इस ट्रांसफर के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। मतलब यह है कि जब ट्रांसफर किया गया तो क्रेडिटर ने इस प्रकार के ट्रांसफर के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उस टाइम पर, तो तब वो अब इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकता है। किशन कुमार का केस समझ लो। यह ज़रूरी नहीं है कि डेब्टर जो ट्रांसफरर है अपनी सारी होल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे, ये नहीं ज़रूरी है। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी का केवल एक हिस्सा भी इस पर्पस के संग ट्रांसफ़र कर रहा है, इस इंटेंशन से ट्रांसफ़र कर रहा है कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिले कर दिया जाए, तब भी वहाँ पर सेक्शन 53 अप्लाई हो जाएगा। एक बात और इसमें समझ लो, इसी में याद रखना, जो ट्रांसफरी है उसके राइट कम तब नहीं होंगे जब उसने उस प्रॉपर्टी को विदाउट नोटिस और विथ कंसिडरेशन खरीदा होगा। एक और पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लो, ऐसा ट्रांसफर वैलिड कहा जाता है जब तक कि उस ट्रांसफर को क्रेडिटर के ऑप्शन पर वॉइड ना कर दिया जाए, ये ध्यान रखना। एक और इसमें पॉइंट आप समझ लीजिए, यदि कई क्रेडिटर्स हैं, यदि कई ऋणदाता हैं, पहले ही मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, ए है वो एक डेप्टर है, उसने बी सी डी 3 लोगों से उसने डेप्ट लिया है, 3 लोगों से उधार लिया है। तो यदि कई क्रेडिटर्स हैं, उनमें से यदि कोई एक क्रेडिटर ही मुकदमा फाइल कर देता है, केवल एक नहीं करा है मुकदमा फाइल, तो भी ये मान लिया जाएगा कि ऐसा सूट बाकी सभी के द्वारा भी कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर यह लेसन कंप्लीट हो जाता है।